नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब तक चुनाव चलता रहा तब तक सरकार कहती रही सब चंगा सी। सरकार लगातार ये बयान जारी करती रही कि डीजल पेट्रोल की कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। संसद के अंदर हरदीप पुरी ने कहा कि अब 70% तेल हमारा जो है वो ऐसी जगहों से आता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते ही नहीं है, इसलिए हमें तेल की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 70% उन्होंने कहा था, यानी अगर 100 लीटर आता है तो 70 लीटर बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आता है और उसके बाद भी ईरान से भी तेल आया था। यह सारा कुछ हरदीप पुरी ने कहा था 12 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च को, 25 मार्च को लगातार सरकार बयान जारी करती रही कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोने वोने की तो कोई बात ही नहीं थी। चुनाव चलता रहा, हेलीकॉप्टर से नेता लोग जाते रहे, गाड़ियों के काफिले निकलते रहे, तब किसी को पेट्रोल डीजल की कहीं कोई चिंता नहीं हुई। बंगाल में मुख्यमंत्री ने शपथ ली और एनडीए के जितने चीफ मिनिस्टर हैं सब के सब वहां पहुंचे। मोदी जी तो पहुंचे ही और सबके पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचा, लेकिन तब भी पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या नहीं बताई गई। कहीं नहीं कहा गया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल कम हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का जो अपना काफिला होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उनके काफिले में 15 से 17 गाड़ियां मिनिमम चलती हैं, कम से कम 15 से 17 गाड़ियां चलती हैं। जिन गाड़ियों में मोदी जी बैठते हैं, अलग अलग गाड़ियां बदल के बैठते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, उसमें मर्सिडीज मेबैक है, इसका मॉडल है S650 जो बताया जाता है 12-14 करोड़ की आती है। BMW की 760 LI गाड़ी है इनके पास, रेंज रोवर की सेनिटेल है, टोयोटा की लैंड क्रूजर है। ये तो वो गाड़ियां हैं जिसमें मोदी जी खुद बैठते हैं और इन गाड़ियों में कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत 10-15 करोड़ से कम की हो। और ये सारी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, कोई इलेक्ट्रिक से नहीं चलती और इसके पीछे 15, 17, 20 गाड़ियां चलती हैं और रोड शो होते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये पूरा काफिला चलता है। तब डीजल पेट्रोल की कहीं कोई समस्या नहीं होती। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में इतने सारे काफिले गाड़ियों के चल रहे थे, तब पेट्रोल डीजल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चुनाव जब खत्म हो गया, ये सारा तमाशा खत्म हो गया। वैसे असम के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, वहां भी यही सारी नौटंकी आप देखेंगे। और प्रधानमंत्री चुनाव खत्म होने के बाद जनता से अलग ही बात कर रहे हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। सामान भेजना हो रेलवे की सर्विसेज से भेजें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए, आधी कर दें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। यानी चुनाव के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस समय देश को संभाला जाना चाहिए था, जिस समय पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करना चाहिए था, सारी दुनिया कंट्रोल कर रही थी। पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था, नेपाल कंट्रोल कर रहा था, श्रीलंका कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहां पर कहा जा रहा था सब चंगासी। छोटे छोटे शहरों में लाइन लग रही थी, यूपी और बिहार के छोटे शहरों में लाइन लग रही थी। लोग कह रहे थे पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, लग रही थी नहीं, लग रही है, लेकिन सरकार कह रही थी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो कहा जा रहा है सोना मत खरीदो 1 साल तक। जिसके घर में शादी है लड़की या लड़के की, वो सोना नहीं खरीदेगा तो कैसे काम चलेगा। कहा जा रहा है विदेश पढ़ने मत जाओ। नरेंद्र मोदी जी लिख के वादा करें कि उनके मंत्रालय में जितने लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं उन सबको वापस बुला लिया जाएगा। और कहते हैं विदेश मत जाओ, और उसके तुरंत बाद खबर आती है, उसके पहले ही खबर आ चुकी है कि 4 देशों की यात्रा करने वाले हैं। नॉर्वे जाने वाले हैं, स्वीडन जाने वाले हैं, इटली जाने वाले हैं, यूएई जाने वाले हैं। 4 देशों की यात्रा खुद कर रहे हैं।
उसके बाद कहते हैं कि मीटिंग ऑनलाइन कर लीजिए। अरे भाई, आप क्या करने विदेश जा रहे हो? अगर मीटिंग ऑनलाइन कर लेनी है तो आप भी मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, विदेश क्या करने जा रहे हो? और सुनिए सबसे बड़ी बात, कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, फालतू का पेट्रोल डीजल खर्चा ना करो। यह भाषण देते हैं और उसके ठीक 4 घंटे बाद वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में रोड शो निकालते हैं, जिसमें फिर वही 20-25 गाड़ियों का काफिला बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर रोशनी पड़ रही है, वही बड़ी बड़ी करोड़ों की कारें। और ये जो कारें हैं, ये हमारी आपकी कारों जैसी नहीं है जो 10-12 लीटर का एवरेज देती हैं। ये ऐसी कारें हैं कि आधे लीटर में 1 किलोमीटर चलती हैं। इतना सारा डीजल पेट्रोल क्यों खर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी रोड शो पर? जनता को कह रहे हैं डीजल पेट्रोल बचाओ, लेकिन खुद डीजल पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? खाने में तेल कम कर दीजिए, कम तेल में खाना खाइए, तेल बचाइए। अपना मशरूम विदेश से आएगा, लेकिन जनता तेल बचाए, जनता सोना ना खरीदे, जनता डीजल पेट्रोल में कमी करे, और भी जाने क्या क्या, क्योंकि विदेशी मुद्रा बचाना है। अब गोल्ड की कहानी सुनिए आप। गोल्ड के बारे में ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, जब यह बताया गया था कि इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो बढ़कर 880 टन तक पहुंच गया है। आप ये ग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी गोल्ड है भारत सरकार के पास। कहा यह गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटीज को कम कर रही है और गोल्ड को बढ़ा रही है। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड कम खरीदा जाए? इस पर मैं आगे बात करूंगा, बताऊंगा क्यों गोल्ड कम खरीदने की बात हो रही है, बताऊंगा कि क्यों अचानक नरेंद्र मोदी जी को संकट की याद आने लगी है। लेकिन उसके पहले एक बात और, नरेंद्र मोदी खुद जिस जहाज से चलते हैं वो जहाज 8,500 करोड़ का है, और बोइंग 777 ये जो जहाज है ये 1 सेकंड चलने के लिए 1 गैलन फ्यूल यूज करता है। 1 गैलन फ्यूल का मतलब समझ लीजिए तकरीबन 3.25 लीटर। सवाल सीधा सा यह है कि आप खुद चलेंगे 8,500 करोड़ के जहाज में और जनता से कहेंगे पूल कर लो, मेट्रो में चले जाओ, सामान भेजना है ट्रांसपोर्ट से मत भेजो, जनता से कहेंगे इलेक्ट्रिक कार से चलो। अरे आपके काफिले में या आपके मिनिस्टर्स के पास, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार यूज करते हो, सब के सब डीजल और पेट्रोल की कार यूज करते हैं। तो कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। एक किस्सा सुनाता हूं। गांधी जी के पास एक मां गई और उसने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, जरा कम करा दीजिए। गांधी जी ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद जब आई तो बच्चे के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा गुड़ जो है वो काफी नुकसान करता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो ठीक है, ज्यादा गुड़ मत खाया करो। मां ने कहा कि जब इतनी ही सी बात करनी थी और इतने से बच्चा सुधर जाएगा तो आपने 15 दिन इंतजार क्यों करवाया? तो गांधी जी ने कहा क्योंकि 15 दिन पहले जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था। जब तक मैं अपनी आदत ना ठीक कर लूं, बच्चे को कैसे कहूं कि वो अपनी आदत सुधार ले? यानी पहले खुद को सुधारो और उसके बाद दूसरे को ज्ञान दो। मैं शराब की गिलास हाथ में लेकर आपसे कहूं कि शराब मत पीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी 8,500 करोड़ की जहाज से चलेंगे। हर महीने जब चुनाव नहीं होगा तो हर महीने विदेश जाएंगे, जब चुनाव होगा तो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाएंगे भाषण देने के लिए। गाड़ियों में चलेंगे, 17-20 गाड़ियों के केवलकेड में चलेंगे। बताया जाएगा कि उनका मशरूम विदेश से आएगा, जाहिर है विदेशी मुद्रा उसमें भी खर्च होती होगी। शानदार विदेशी चश्मा लगाएंगे, विदेशी पेन रखेंगे, विदेशी कारों में चलेंगे, विदेशी घड़ी पहनेंगे। उनके लिए और उनके मंत्रियों के लिए सब माफ है। और जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल मत खरीदो, डीजल मत खरीदो, साल भर तक सोना मत खरीदो, साल भर तक विदेश मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सारा जो तमाशा है वो जनता के लिए है, मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। ये बात तो बिल्कुल साफ है। अब इसके आगे की बात करते हैं कि असल में संकट क्या है। देखिए, वार शुरू हुआ, मोदी जी कह रहे हैं पहले जब युद्ध होता था तो सोना दान करने की बात की जाती थी। भाई साहब, हिंदुस्तान कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, भारत किसी जंग में नहीं गया है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान किया था 1962 में और 1971 में। 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी और 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी।
उसकी तुलना आज से आप कैसे कर सकते हैं जबकि लड़ाई में हम शामिल ही नहीं है। लड़ाई तो ईरान अमेरिका में हो रही है, लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ, उसमें भी सीज फायर लगा हुआ है। आप कहां से इन्वॉल्व हैं और आप क्यों इन्वॉल्व हैं? कैसे आप इसकी तुलना 1962 या 1971 से कर सकते हैं? तुलना किससे कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं जब ईरान इराक वार हो रहा था, या फिर अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था, सद्दाम हुसैन को मारा था और 5-6 साल तक वो तमाशा चला था, लंबा ही चला था। उस समय तो किसी संकट की बात नहीं की गई। जब अमेरिका इराक युद्ध चला था तब तो भारत में न तेल की कमी हुई, न सोने की कमी हुई, न किसी और चीज की कमी हुई। तो आज जब ईरान अमेरिका वार चल रहा है तो आपके यहां इतनी कमी कहां से आ गई? एक चीज तो है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से सारी दुनिया परेशान है। ये मैं ईरान को लगातार कवर करता हूं तो मैंने लगातार बताया है, सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने से सारी दुनिया परेशान है। लेकिन आपसे किसने कहा था कि यह वार शुरू होने से पहले आप जाकर इजराइल ये घोषणा कराइए कि हम इजराइल के साथ हैं? अगर आपने ये घोषणा नहीं की होती तो हमारे लिए आयल आता रहता, आयल की समस्या नहीं होती। और आपके सामने क्या मजबूरी थी कि अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बनाता गया और आपने रशिया से आयल खरीदना बंद कर दिया, आपने चाबहार पे काम स्लो कर दिया। मैंने नक्शा दिखाकर आपको बताया था कि अगर चाबहार चालू होता तो ईरान से आयल हमारे पास आसानी से आता रहता, कोई समस्या ही नहीं होती। अगर रशिया से हम तेल लेते रहते तो उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहीं आता नहीं है, हमारे पास आयल लगातार आता रहता। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा आयल भंडार है। क्यों? क्योंकि वो रशिया से भी तेल खरीद रहा था, वो ईरान से भी तेल खरीद रहा था, ईरान से पाकिस्तान के रास्ते तेल आ रहा है, उसको तेल की कोई समस्या नहीं है। आप अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठ गए। अमेरिका ने कहा कि चाबहार से हट जाओ, आप चाबहार से हट गए। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से तेल मत खरीदो, आपने ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद जंग के ठीक पहले आपको शायद बताया गया कि ईरान में तो 72 घंटों में, 24 घंटों में बदलाव आ जाएगा, वहां की रेजीम बदल जाएगी और अमेरिका और इजराइल का कोई पिट्ठू वहां की गद्दी पर बैठ जाएगा, खामनेई साहब को शहीद कर दिया जाएगा और आप इजराइल में जाकर कह आए कि हम इजराइल के साथ हैं। खामनेई साहब की हत्या हुई और आपने एक बयान तक जारी नहीं किया। वो तो हिंदुस्तानी अवाम जिस तरह से ईरान के साथ खड़ी हुई, ईरान ने आपको तेल उसके बावजूद भेजा। लेकिन सीधी सी बात है कि आपने अपना पक्ष इजराइल और अमेरिका के साथ चुना था, तो आज इजराइल और अमेरिका आपकी मदद के लिए क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों आपके सामने संकट है? आपने हाइफा पर अदानी साहब को कब्जा दिलवाकर यह सोच लिया था कि अब चाबहार की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है कि आपकी पॉलिसी फेल हुई है। यह सारा तमाशा सोना मत खरीदो, ये मत करो, विदेश मत जाओ, इसके पीछे जो लॉजिक बताया जा रहा है वो ये कि विदेशी मुद्रा बचानी है। इसका मतलब यह है कि विदेशी मुद्रा का रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। देखिए, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया की मुद्रा गिर रही है, लेकिन नहीं गिर रही है। पाकिस्तानी रुपया उतना नहीं गिर रहा है, नेपाली रुपया उतना नहीं गिर रहा है, श्रीलंका में जो मुद्रा है वो इतना नहीं गिर रही है, यूएई जहां पर इतना तमाशा हुआ है, इतने बम बरसे हैं, वहां की मुद्रा इस स्पीड से नहीं गिर रही है। यूरोप की मुद्रा नहीं गिर रही है, चाइना की मुद्रा नहीं गिर रही है, जापान की मुद्रा इस स्पीड से नहीं गिर रही है जितनी स्पीड से रुपया लगातार गिरता जा रहा है। अब बीच में आरबीआई ने कोशिश करके रुपए का गिरना रोका था थोड़ा सा, और इसीलिए अभी तक रुपया 100 तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गया है, जाहिर है कि आरबीआई इस तरह के कदम लगातार नहीं उठा सकती। मतलब यह होगा कि आपका रुपया, इंडियन रुपया जो है बहुत तेजी से गिरेगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही 100 का आंकड़ा क्रॉस कर ले, उससे भी आगे निकल जाए। इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो चुकी है। आप बस ऊपर से दिखा रहे हैं कि सब चंगा सी। और इकोनॉमिक कंडीशन क्यों खराब हुई है मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। एक्सपोर्ट आपके लगातार कम हो रहे हैं। एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि नई चीजें यहां बन ही नहीं रही हैं। मैं हमेशा मजाक में एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप स्मोकर हैं और एक लाइटर खरीदने जाते हैं तो आपको इंडियन लाइटर नहीं मिलेगा, सारे चाइनीज लाइटर मिलेंगे।
सब पर मेड इन चाइना लिखा होगा, लाइटर तक हम नहीं बना पा रहे। तो हमारे यहां चीजें बन नहीं रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां हो नहीं रहा है। जो मेक इन इंडिया का पूरा नाटक किया गया, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि सारा माल बाहर से खरीदो और असेंबल करके बेच दो। यानी अगर 100 रुपए का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई सामान बनाकर, तो 80 रुपए का सामान तो पहले ही आप इंपोर्ट में खरीद चुके हैं। तो जो फायदा आपको 50 का होना चाहिए था, वो शायद 5 का या 10 का होगा। आपका इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। आप चाइना के साथ देख लीजिए, आपका इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट घटा है। अमेरिका ने जब से नई टैरिफ पॉलिसी लगा दी, तब से अमेरिका के लिए भी आपका एक्सपोर्ट घटना शुरू हो गया। तो आपके यहां विदेशी मुद्रा की लगातार कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी पॉलिसी चौपट है और आपके राज में लगातार एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। जब आप इंपोर्ट करते हैं कहीं से कोई सामान, बाहर से खरीदते हैं, तो डॉलर्स में उसका पेमेंट करते हैं, और जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में आपको पैसा मिलता है। जब इंपोर्ट ज्यादा होता जाएगा और एक्सपोर्ट कम होता जाएगा, तो डॉलर खर्च ज्यादा होगा और मिलेगा कम। और इस तरह से पूरी इकोनॉमी का जो सत्यानाश हुआ है, उसके चलते यह स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं। जहां तक मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात है, राहुल गांधी ने संसद जब चल रही थी तो यह सवाल संसद के बाहर उठाया था, क्योंकि अंदर उठाने नहीं दिया गया था। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। लेकिन उस समय सरकार बहस कराने को भी तैयार नहीं थी। सरकार संसद के अंदर कह रही थी सब चंगा सी। हरदीप पुरी का बयान मैंने आपको दिखाया था, और इस मामले में सरकार ने बहस नहीं कराया था, चुपचाप प्राइसेस बढ़ाते गए। 853 रुपए से बढ़ाकर जो घरेलू एलपीजी है, उसकी कीमत 913 रुपए कर दी गई, और कमर्शियल सिलेंडर जो है वो डबल लगभग कर दिया गया, 1768 रुपए से बढ़ाकर 3071 रुपए 50 पैसे कर दिया। खाने के तेल का जो मामला है, सनफ्लावर ऑयल 15 रुपए पर लीटर और सरसों का तेल 10 रुपए पर लीटर पहले ही बढ़ चुका है। जहाजों के किराए लगातार बढ़ते गए हैं। इंडिगो में 425 से लेकर 2300 रुपए तक का फ्यूल टैक्स लगा है, जबकि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घरेलू टिकटों पर 399 रुपीस का एक्स्ट्रा शुल्क लगाया है। और कई सारी हमारी एयरलाइंस ने गवर्नमेंट से कहा था कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा, ऐसे ही हालात रहे, तो ढेर सारी जहाजों को बंद करना पड़ सकता है। यानी संकट गहरा है, संकट गहरा है। लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह के बयान करने से आगे सोच नहीं पा रहे हैं। हमारी विदेश नीति का जनाजा निकला हुआ है और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का जनाजा निकला हुआ है। हमारे यहां फायदे अगर किसी के हैं तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के हैं। बाकी जनता के लिए ना कोई प्लानिंग है और ना ही जनता के लिए कोई सोच है। और जब मुसीबत आई तो जनता के ऊपर बोझ थोपने की पूरी तैयारी की गई। यह साइकोलॉजिकली और मेंटली जनता को तैयार किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल का बड़ा संकट आने वाला है, प्राइसेस बढ़ सकती हैं। बार बार दावा किया जाता है कि सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी, हमारे यहां नहीं बढ़ी। तो जब सारी दुनिया में पर बैरल ऑयल की कीमत घट के 60-65 पर हो गई थी, तो भी हमारे यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई नहीं गई थी। हम आप 100 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर, 95 रुपया लीटर पे कर रहे थे और जबरदस्त कमाई हो रही थी उन कंपनियों की। तो अब जब बढ़ के वो $100-110 तक आया है, तो ऐसी क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? याद कीजिए, यूपीए के जमाने में
यही रेट था इंटरनेशनल, यही रेट था $100-110 चल रहा था रेट दुनिया में ऑयल का। लेकिन उसके बावजूद हमको जो ऑयल मिल रहा था वो 65-70 रुपए में मिल रहा था। आज जब 100-110 है तो हम पहले ही 100 रुपए लीटर तक प्राइस दे रहे हैं, जबकि वो प्योर पेट्रोल ऑयल था, इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और उसके बावजूद गवर्नमेंट को लगता है कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रही है और हमें मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। तो अब तैयार रहिए, मोदी जी ने शिगुफा छोड़ दिया है। आईटी सेल पूरी दुनिया में, पूरे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर फैला देगा कि पेट्रोल बचाने में आपका भला है, कि ऑयल बचाने में, खाने का तेल बचाने में आपका भला है, सोना ना खरीदने में आपका भला है। और जो बड़े बड़े रईस होंगे इस समय सोना खरीद के दबा के रख लेंगे। जो बड़े बड़े रईस होंगे वो शानदार गाड़ियों में और हवाई जहाजों में चलते रहेंगे। अडानी अंबानी के बच्चे विदेशों में घूमते रहेंगे। आपसे कहा जाएगा विदेश मत जाओ। वैसे भी इस देश में कितने लोग हैं जो विदेश जाने की हैसियत रखते हैं? कितने लोग हैं जो सोना खरीदने की हैसियत रखते हैं? पहले ही सोना 1.5 लाख क्रॉस किया हुआ है। शादी ब्याह ना हो, बाकी जरूरतें ना हो, तो किसकी हिम्मत पड़ती है इतना महंगा सोना खरीदने की? इसलिए ये सब तो आप छोड़ दीजिए। असल तैयारी कुछ और है जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। आप तैयार रहिए, नमो नमो करते रहिए, हिंदू मुसलमान पर लड़ते रहिए और अपना जीना मुश्किल करते रहिए। बाकी तो क्या ही कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।